दोस्तों 1970 के दशक में जब बिहार के भोजपुर जिले में नक्सली आंदोलन अपनी जमीन बना रहा था तो उस समय एक नारा खूब चर्चा में आया, दुखियन के तो दुख मिटावल वीर पुत्र डोमन के। यहाँ पर डोमन नाम का संबंध किसी डोम जाति से नहीं बल्कि डोमन अहिर नाम के व्यक्ति से था जो उसी भोजपुर के साहर ब्लॉक के इकवाड़ी गांव का रहने वाला था। इसी डोमन अहिर या डोमन यादव के घर में एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया रामेश्वर यादव। अपनी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेने वाला रामेश्वर यादव पहले तो एक नाटक कंपनी में काम किया और फिर डकैत बन गया, जिसके बाद वह पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुआ और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। अपनी उम्र कैद की सजा पूरी करने के बाद जब वह जेल से बाहर निकले तो आध्यात्म के रास्ते पर आ गए और साधु बन गए, जिसके लिए लोग उन्हें साधु जी भी कहने लगे। लेकिन फिर उनके जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो वह भोजपुर में 70 के दशक में चल रहे नक्सली आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बन गए। आखिर क्या है रामेश्वर यादव की असली कहानी जो उन्हें आज भी नक्सलियों के लिए प्रासंगिक बनाती है? आखिर क्यों जगदीश महतो का नाम जब भी लिया जाता है तब रामेश्वर यादव उर्फ साधु जी का नाम अनायास ही सामने आ जाता है? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों साल 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब उसी साल बिहार के भोजपुर जिले में साहर ब्लॉक के इकवाड़ी गांव में रामेश्वर यादव का जन्म हुआ। रामेश्वर यादव के पिता का नाम डोमन अहिर था और उसकी माताजी का निधन उसके जन्म के कुछ सालों के बाद ही हो गया। बचपन से ही बिना मां के बड़ा हुआ रामेश्वर यादव थोड़ा अड़ियल स्वभाव का हो गया था और उसे यह बात पता ही नहीं थी कि ऊंची और नीची जात जैसी भी कोई चीज होती है। वह बड़े बड़े जमींदारों के सामने बालपन में भी सीना ताने खड़े रहता, जिसकी शिकायत जमींदार सब उसके पिताजी डोमन यादव से करते। फिर डोमन यादव उसे समझाते कि बेटा ये हमारे मालिक हैं और हमें उनके सामने सर झुकाकर ही रहना है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता। फिर रामेश्वर यादव का गांव के ही एक स्कूल में एडमिशन होता है और वह अपनी पढ़ाई करने लगता है। जब वह 7वीं क्लास में होता है तब धीरे धीरे उसकी समझ में यह बात आने लगती है कि ऊंची और नीची जात जैसी कोई चीज होती है और हम निचली जात से आते हैं। लेकिन अड़ियल स्वभाव के बालक रामेश्वर यादव के व्यक्तित्व पर इसका कोई खास असर नहीं होता है, जिसके बाद उसे एक दिन उसके ही स्कूल में एक चोरी के इल्जाम में खूब पीटा जाता है। उसकी चोरी के लिए जमींदारों द्वारा संचालित उस स्कूल में उसके पिताजी डोमन यादव से कुछ पैसे भी वसूले जाते हैं। यहीं से अब बालक रामेश्वर यादव में बगावती सुर दिखना शुरू हो जाता है और उसे इस बात का भी बुरा लगता है कि उसके पिताजी कभी भी सर उठाकर जमींदारों से बात नहीं करते हैं। यही सब उसके बाल मन को झकझोरता रहता है। इसी दौरान होता क्या है कि उनके स्कूल में ही दामोदर सिंह नाम के एक शिक्षक हुआ करते थे जो उसे हारमोनियम सिखाते थे और बालक रामेश्वर को उसमें मन भी लगने लगा था। वो हारमोनियम बजाने के साथ गाना भी गाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक तो उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और ऊपर से उसके ऊपर बिना किसी मतलब के चोरी का इल्जाम लगाकर उसे पीटा भी जाता है, तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने गांव में चलने वाले दीनानाथ के डांस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पर वह हारमोनियम भी बजाता और गाने भी गाता, लेकिन यह बात उसके पिताजी को पसंद नहीं था। इसलिए जब वह उसे डांटे तो वह घर छोड़कर उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर भाग गया और वहां पर मजदूरी करने लगा। लेकिन उनके पिताजी उसे वहां से ढूंढकर वापस लाए और घर का काम करने को बोल दिए। लेकिन एक युवा रामेश्वर यादव थे जिनको घर के किसी काम में मन ही नहीं लगता था। एक यादव होने के बावजूद भी ना तो उसे मवेशी पालन में दिलचस्पी थी और ना ही खेती करने में, क्योंकि उसके गांव में जो सामंतवादी व्यवस्था चली आ रही थी उससे वह काफी दुखी रहता था और इस चीज से पार पाने की कोशिश में वह लगा रहता।
इसी बीच उसने क्या नोटिस किया कि गांव के जो भी बड़े बड़े जमींदार होते हैं वे किसी और से डरे ना डरे लेकिन डकैतों से जरूर डरते हैं। उस दौर में इस इलाके में बरुना गांव के राम गुलाम सिंह डकैत का बड़ा नाम था, जिसके खौफ से हर जमींदार कांपते थे। इसीलिए अब युवा रामेश्वर यादव बिना किसी हिचक के उस डकैत गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब डकैती वाली जिंदगी में आने के बाद रामेश्वर यादव और अपराध एक दूसरे के पूरक बन गए थे। वह अपने गैंग के साथ आसपास के एरिया में डकैती डालते और फिर छुपने के लिए कभी उत्तर प्रदेश तो कभी पश्चिम बंगाल भागते। एक बार साल 1955 में वह बंगाल में पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस के बंदूक को ही छीनकर वह एक पुलिस वाले को मार दिया और फिर वहां से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन अब उसकी आगे की जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब वह पुलिस लिस्ट में वांटेड बन चुका था। इसलिए अब पुलिस उसके घर तक आ गई और उसके पिताजी को भी परेशान करने लगी। यह सब रामेश्वर यादव के लिए काफी टॉर्चर करने वाला था, इसलिए वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इसके बाद साल 1960 में उसे एडिशनल सेशन जज विश्वनाथ प्रसाद की बेंच ने आजीवन कारावास की सजा दे दी। अब रामेश्वर यादव जेल में रहने लगे। इस दौरान उसे आरा, बक्सर और भागलपुर के जेलों में रखा गया। अपनी जेल के दौरान वह गीता और कुछ नक्सली मूवमेंट की किताबें भी पढ़ी और अपना आचरण अच्छा रखा, जिसके बाद साल 1970 के आसपास उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद अपने घर जाने की बजाय वह एक आश्रम में चले गए और बाल दाढ़ी बढ़ाकर एक साधु बन गए, जिसके बाद वह गांव-गांव में जाकर प्रवचन भी देने लगे और लोग उनको सुनने के लिए भीड़ भी जुटाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ उनके पिताजी डोमन यादव थे, जो उनसे लगातार कह रहे थे कि बेटा तुम घर लौट आओ और घर की जिम्मेदारी उठाओ, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन रामेश्वर यादव के ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। इसी बीच उनकी मुलाकात जगदीश महतो उर्फ मास्टर साहब से होती है, जो उन दिनों भोजपुर में नक्सली आंदोलन को लीड कर रहे थे। अब आती है तारीख 14 अप्रैल 1970 की। इस दिन अंबेडकर दिवस के मौके पर आरा के रमना मैदान में जगदीश मास्टर एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे, जिसमें उसने रामेश्वर यादव को भी बुलाया, जो अब साधु जी के नाम से जाने जाते थे। इस दिन वह भी मंच से भाषण दिए और लोगों से सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने को बोले। इस बीच उनकी मुलाकात एक बार फिर से डकैतों के मुखिया राम गुलाम सिंह से भी हुई, जो उसे वापस से डकैती वाले काम को करने का ऑफर दिए। लेकिन रामेश्वर यादव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब उसे समाज में बदलाव लाना है और उसके लिए वह राजनीति का रास्ता अपनाएंगे और जगदीश मास्टर के साथ काम करेंगे। यहाँ से अब जगदीश महतो और राम नरेश राम के नेतृत्व में इनकी एक सेना बनी, तो रामेश्वर यादव ने भी इसे ज्वाइन कर लिया और अब इस सेना में हथियारबंद लोगों की आवश्यकता हुई। तब वो रामेश्वर यादव ही थे जो अपने पुराने डकैत दोस्त और जेल के साथियों सबको इकट्ठा किया और अब यहाँ से जमींदारों के खिलाफ एक हिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें गणेशी दुसाध नाम के एक गुरिल्ला फाइटर को भी शामिल किया गया। अब जगदीश महतो, राम नरेश राम और रामेश्वर यादव की एक तिकड़ी बन गई थी, जो हर तरह से जमींदारों के साथ मुकाबले को लेकर तैयार था, जिसमें उनकी सेना को गणेशी दुसाध लीड कर रहा था। इसी बीच क्या होता है कि इकवाड़ी गांव के भूमिहार सब मिलकर चंद्रिका दुसाध और गोरा चमार नाम के दो दलितों की बेरहमी से पिटाई कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर जमींदारों के पास इसकी शिकायत करने गए, तो वे लोग उल्टे इनको ही भला बुरा कहने लगे और इसके ऊपर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए धारा 107 के तहत केस दर्ज करवा दिए। यह बात रामेश्वर यादव समेत बाकी दोनों के लिए भी असहनीय था और फिर यहीं से एक हिंसात्मक खेल शुरू होता है। अब आती है तारीख 23 फरवरी 1971 की। इस दिन इकवाड़ी गांव के बाहर नहर के पास एक लाश मिलती है।
इस लाश की पहचान इकबाड़ी गांव के ही एक जमींदार शिवपूजन सिंह के रूप में होती है। शिवपूजन सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह हमेशा ही दलित औरतों के ऊपर अपनी गंदी नजर रखता था और कुछ दिन पहले ही इन रुखी गांव के एक महिला के साथ उसने दुष्कर्म करके उसके गहने भी लूट लिए थे। साथ ही उसके ऊपर यह भी शक था कि चंद्रिका दुसाध और गोरा चमार को मारने में उसका भी हाथ था। अब इसी शिवपूजन सिंह के मारे जाने के बाद दलितों में काफी उत्साह देखा जाने लगा और ये लोग रामेश्वर सिंह और जगदीश महतो को अपना मसीहा मानने लगे। इसके बाद 30 मार्च 1971 को जगदीश सिंह नाम का एक जमींदार मारा जाता है और फिर 9 जून 1971 को परमहंस सिंह नाम का एक जमींदार मारा जाता है। इसके बाद अब जमींदारों में खौफ हो गया और अब वह इस तिकड़ी को तोड़ने की जुगत में लग जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले 10 दिसंबर 1972 को जगदीश महतो मारा जाता है और 6 मई 1973 को गणेशी दुसाध को भी पुलिस के हाथों मरवा दिया जाता है। इन दोनों ही कहानी को विस्तार से हमने जगदीश महतो वाले वीडियो में बता दिया है, लेकिन इन सब के बीच जमींदारों की हत्या का सिलसिला भी लगातार चलता ही रहता है और इस दौरान इकबाड़ी और आसपास के गांव के कुल 15 से भी ज्यादा जमींदार मारे जाते हैं। अब सब की नजर रामेश्वर यादव पर आकर टिक जाती है और अब उसे भी रास्ते से हटाने का प्लान बनने लगता है। इसके बाद 14 मार्च 1974 को आरा से करीब 35 किलोमीटर दूर चिल्हर गांव में रामेश्वर यादव के होने की खबर पुलिस को मिलती है और वह वहां दबिश देते हैं। यहां पर पुलिस को 3 राइफल और 20 गोलियां मिलती है, लेकिन रामेश्वर यादव यहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान हुए गोलीबारी में वह घायल हो जाते हैं और उसके बांह पर गोली लग जाती है। अब रामेश्वर यादव के लिए पहला चुनौती ही यही था कि किसी भी तरह से खुद को जिंदा रखना है, लेकिन पुलिस की दबिश तेज होती जा रही थी। ऊपर से जमींदारों की पहुंच प्रशासन तक भी था, जो अब रामेश्वर यादव को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। अब आती है तारीख 14 जनवरी 1975 की। इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार था और रामेश्वर यादव आरा के नजदीक सोना टोला गांव में छुपे हुए थे, लेकिन पुलिस के पास उसकी तस्वीर नहीं थी जो उसकी पहचान हो पाती और ना ही उसके पास ऐसा कोई शख्स था जो उसे पहचान पाता। पुलिस के पास बस एकमात्र क्लू था कि वह साधु के जैसा दिखने वाला एक 30-35 साल का युवक है और उसके एक बांह पर गोली लगी हुई है। इसके बाद पुलिस एसपी YN श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोना टोला में रेड डालती है, जहां पर धूप में ठंडी में घास पर लेटे उसे एक ठीक वैसा ही शख्स दिखता है जिसे पुलिस उठा लेती है। फिर गांव वालों से उसकी पहचान करने को बोलती है, लेकिन हर कोई रामेश्वर यादव की असली पहचान छुपाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसी में एक महिला तो ऐसी निकलती है जो पुलिस को बोलती है कि जिसे आपने पकड़ रखा है वह मेरे पति हैं और असम में नौकरी करते हैं, वह छुट्टी में घर आए हुए हैं। इस दौरान रामेश्वर यादव खामोश रहते हैं, लेकिन उस महिला की वफादारी के लिए वह अपनी हाथ की घड़ी निकालकर उस महिला को दे देते हैं। पुलिस को फिर भी यकीन नहीं होता है और वो उस शख्स को पकड़कर अपनी जीप में बैठा लेता है। जब पुलिस की जीप गांव से बाहर निकलती है तब रामेश्वर यादव खुद ही पुलिस को आवेश में आकर बतलाते हैं कि मैं ही रामेश्वर यादव हूं और मुझे ना तो पुलिस का डर है और ना ही जमींदारों का। जिसके बाद पुलिस वहीं गांव के बाहर धमनिया पुलिया के पास उसके ऊपर गोली चलाकर उसका एनकाउंटर कर देते हैं और कुछ इस तरह से कॉमरेड रामेश्वर यादव की कहानी समाप्त होती है। रामेश्वर यादव के एनकाउंटर के बाद पुलिस एक बार वापस से सोना टोला गांव में जाती है और अमावस राम नाम के एक दलित शख्स को पूछताछ के नाम पर उठाती है और बाद में रात के 8 बजे उसका भी एनकाउंटर कर देती है। इसके बाद इस तिकड़ी के अब बस राम नरेश राम ही बच जाते हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं और कई चुनाव हारने के बाद साल 1995 में साहर विधानसभा सीट से भाकपा माले के टिकट पर जीतकर वह विधायक बनते हैं। इसके बाद से तो भोजपुर का यह बेल्ट नक्सलियों का गढ़ ही बन जाता है। हालांकि बाद में यहाँ भी राजनीतिक उलटफेर होता है जिसकी कहानी हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे।
तो दोस्तों, यही थी बिहार के कुख्यात नक्सली कमांडर रामेश्वर यादव उर्फ साधु जी की पूरी कहानी, जिसका नाम जगदीश महतो उर्फ मास्टर साहब के नाम के साथ ही लिया जाता है। यह पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।